एक बार फिर आपका स्वागत है ध्येय आईएएस डीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट क्लास में जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे की चीजें प्रोसीड करेंगे या आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैं पीडीएस बता रहा था और पीडीएस की हिस्ट्री बता रहा था, कैसे चीजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से इंडिया में पीडीएस व्यवस्था की लगभग मोर और लेस स्टार्टिंग की गई और उसके बाद से कैसे एक स्टेज तक ये चीजें होके आई। मैं बात 1939 से शुरू किया था और इस व्यवस्था को 2013 तक लाया था और मैंने कहा था खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इसके आगे राष्ट्रीय लगा दीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की गई कब? 2013 में, ठीक है। और अगर पीडीएस की हिस्ट्री को थोड़ा दोहराना की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से अंग्रेजों ने इसकी व्यवस्था शुरू की और आजादी के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में भी इसे थोड़ा बहुत डेवलप करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद से ये चीजें चलती रही। 70 के दशक में बड़ा एक्टिवली इसको समझा गया, आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उस समय कॉन्सेप्ट आया, गरीबों को देखा गया, गरीबी की परिभाषा बनाई गई और उसके बाद से एक पैरामीटर खींचा गया और उस पैरामीटर को पॉवर्टी लाइन कहा गया। एक लाइन खींची गई और उसमें पैरामीटर को जो फुलफिल कर पा रहा था, तो ये व्यवस्थाएं चल रही थी। फिर देख सकते हैं 1992 में रिवैम्प्ड किया गया, उसको नॉर्थ ईस्ट पे ज्यादा फोकस किया। मैं कल कई चीजें दोहरा रहा हूं। 1997 में टारगेटेड पीडीएस की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद से 2000 में आया अंत्योदय अन्न योजना एंड देन फूड सिक्योरिटी बिल आया और आगे चल के वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना। तो चुनौतियों की तरफ जाने से पहले, यानी पीडीएस को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको जानने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में जान लें, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ऐसे कह सकते हैं ये पीडीएस का ही एक तरीके से मॉडिफाइड रूप है, जिसको सरकार ने एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के रूप में संचालित किया और बाद में इसे कानून का शक्ल दिया। और भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में हैं जिसमें रोजगार और भोजन को लेकर के भी कानून बनाए गए हैं। रोजगार को लेकर आपने सुना होगा मनरेगा, और भोजन को लेकर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया 2013। इस अधिनियम में क्या बात थी, इस चीज को समझिए। इस अधिनियम में मेन बात यह था कि जो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के बहुत बड़े तबके को क्या करना है? खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। और केवल उपलब्ध नहीं कराना है, उन्हें इसकी गारंटी भी देनी है कि सरकार खड़ी है आपके लिए और सरकार ने कानून बनाया है कि सरकार को यह भोजन उपलब्ध कराना ही होगा। अगर सरकार कराने में असफल हो जाती है तो सरकार उसके एवज में आपको भत्ता देगी। यानी फूड ग्रेन अगर सरकार नहीं उपलब्ध करा पाती है तो ये कानून बन गया कि सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। यानी जो डिजर्विंग लोग हैं, जो रियल बेनिफिशरीज हैं, कभी कानून बनने का फायदा क्या हुआ कि अगर सरकार कानून के तहत
जो पैरामीटर्स हैं, जो फूड ग्रेन उपलब्ध कराना है, उपलब्ध कराने में अक्षम हो जाती है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, यानी उसको भत्ता भी देगी, स्टाइपेंड भी देगा। ठीक वैसे ही जैसे मनरेगा में, अगर आपको मनरेगा थोड़ा बहुत पता हो तो, जिसको बहुत पॉपुलरली नरेगा लोग बोलते हैं, गांव में बहुत स्तर पे काम चल रहा है, तो उसमें जॉब की गारंटी यानी 100 डेज, एक साल में 100 दिन की गारंटी दी जाती है। इसको पढ़ाऊंगा जब मैं इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी एक चीज जान लीजिए कि वो भी कानून बनने के कारण, अगर सरकार, आपका जॉब कार्ड बन गया है और आपको आपके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में जॉब देने में, और जॉब कार्ड बनने के 15 दिन के भीतर जॉब देने में सफल नहीं होती है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट बन जाने से, देखिए योजना और एक्ट में ये डिफरेंस है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको। फूड सिक्योरिटी एक्ट बन जाने से क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बन जाने से क्या हो जाता है कि अगर सरकार जो कहा है, जो वादा किया इस अधिनियम के तहत, अगर वो वादा नहीं पूरा कर पाती है, तो सरकार किसी अन्य तरीकों से उसको फुलफिल या उसका मुआवजा देने के लिए तैयार रहती है। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो हमने ये कह दिया कि भारत की यूनिकनेस क्या है, कि एक ऐसा देश है जहां पब्लिक वेलफेयर को सबसे टॉप पे रखा जाता है सरकार के द्वारा। हालांकि इस बात पे बहस हो सकती है कि पब्लिक वेलफेयर को कितना टॉप पे गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें हैं और इसे कानून का शक्ल दिया गया। तो पहली बात तो ये कानून कब आया, तो 15 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया। ठीक है, कब से ये लागू हुआ, सॉरी 15 नहीं, 5 दिसंबर, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 5 दिसंबर 2013 को यह कानून लागू हो जाना। और इसका उद्देश्य क्या था कि लगभग भारत की 1/3 1/3 जनसंख्या को क्या करना, सब्सिडी युक्त भोजन या खाद्यान्न उपलब्ध कराना, खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अगर मैं सब्सिडी युक्त कह रहा हूं या सब्सिडी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं सोच के चल रहा हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले 1-2 क्लासेस में मैं सब्सिडी के बारे में चर्चा कर चुका हूं। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब क्या है, तो पहली चीज तो खाद्य सुरक्षा क्या है, मैंने बताया था आपको फूड सिक्योरिटी कल, 3 वर्ड मैंने बोला था ना, क्या, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता, पहुंच और खरीदने की ताकत, ये तीनों उपलब्ध करा देना ही किसके मामले में, खाद्यान्न के मामले में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी कहलाता है। क्लियर। और अब ये जब शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो इसमें कहा गया 1/3 जनसंख्या को इसके तहत कवर किया जाएगा, यानी उद्देश्य ये था कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन मतलब समझ रहे हैं, शहरी जनसंख्या को, रूरल मतलब क्या समझ रहे हैं, ग्रामीण जनसंख्या को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट इस पे चलेगा, ये इस तरीके से क्या करेगा, ये वर्कआउट करेगा। क्लियर होगी बात। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं। ये अधिनियम क्या कहता है, ये अधिनियम कहता है कि इसके तहत, ठीक है, पर पर्सन और पर मंथ पर पर्सन, प्रति व्यक्ति और प्रति माह
पर पर्सन पर मंथ क्या 5 kg फूड ग्रेन, 5 किलो क्या खाद्यान्न किस रेट पे, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, क्या चावल पर केजी होगा ना ये, ₹1 पर केजी, चावल 3 रुपया पर किलो, गेहूं 2 रुपया पर किलो और मोटा अनाज सीरियल्स 1 रुपया पर किलो के हिसाब से क्या दिया जाएगा किसको, जो बेनिफिशरीज होगा पर पर्सन पर महीने कितने 5 kg पर मंथ मिलेगा इसके तहत। ठीक है। और मैंने दूसरी बात बताया कि अगर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या होगा, सरकार उसे किसी दूसरे तौर पे उसे भत्ता के तौर पे या कैश के रूप में उसे क्षतिपूर्ति करेगी, यानी इसको देगी, क्योंकि ये कानून बन गया है। दूसरी चीज क्या है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे लिख सकते हैं NFSA, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह 3 प्रोग्राम को मिलाकर के एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है या समन्वित योजना है, और वो 3 योजनाओं का नाम है, एक है समेकित बाल विकास सेवाएं, इसको कहते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या है अभी बताऊंगा। और दूसरा मिड डे मील MDM, सुना होगा आपने और कुछ लोगों ने खाया भी होगा। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। और कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो टीचर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो इसको क्रियान्वित भी करवाते होंगे अपने विद्यालय में। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। और तीसरा है PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये मैं क्यों बताया, ये 3 योजनाओं को इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया, मिला करके, यानी इनका समावेशन किया गया है फूड सिक्योरिटी इसमें अधिनियम में, क्या कि इसको मिला करके इसको एक एक्ट को लाया गया है। तो कभी कभी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको दिखाया आपको कि 3 योजनाएं, ठीक है, क्या है, सम्मिलित हैं इस किसमें, NFSA में। क्लियर हो गया बात। अब ये क्या क्या है, एक तो ये है आपका, थोड़ा सा बता दूं क्या है, समेकित बाल विकास सेवा, ये ना। तो देखो क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। ठीक है, ये शुरू किया गया 1975 to 76। और कैसे शुरू किया गया, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के रूप में। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, एक इंटीग्रेटेड
और इसमें देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, नाम ही इसका है, मैंने कहा फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, तो ये 3 योजनाएं जो बहुत पॉपुलर हैं, इनको मिला करके या इनकी बातों को मिला करके अधिनियम लाया गया। तो मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा बता दूं, अगर ये चर्चा पे आया है। क्या समेकित बाल विकास सेवा क्या है, ठीक है, एमडीएम क्या है, और पीडीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो समेकित बाल विकास सेवाओं का शुरुआत मैंने कहा कि 1975 to 76 में किया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें थी, या नाम से समझ लो, बाल विकास, बहुत की पॉइंट क्या है इसका, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो जो बच्चा है जब पैदा हो रहा है और उससे बड़े होने तक, यानी किशोर तक, जब तक वो वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल नहीं हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो सरकार की जिम्मेदारी है, या लोकतंत्र ये समझता है कि वो मोर और लेस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों ऐसा लोकतंत्र में सरकार समझती है? क्योंकि आने वाले समय में वही भारत का क्या बनेगा, एक सजग नागरिक बनेगा। इसलिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नागरिकों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ सरकार उनकी देखभाल करने की कोशिश करती है, ठीक है। और इसी इंटेंशन के साथ ये 1975 to 76 में क्या आईसीडीएस स्कीम शुरू किया गया। इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो आंगनवाड़ी, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, हर गांव में आंगनवाड़ी सेंटर होगा, ठीक है। दूसरा किशोरी योजना, तीसरा बाल संरक्षण सेवा, और चौथा राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। आंगनवाड़ी, किशोरी योजना, बाल संरक्षण सेवा, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, ठीक है। ये योजनाएं ऐसी हैं जिनको आंगनवाड़ी में क्या होता है, किशोरी योजना को इंग्लिश में ऐसे लगे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज और नेशनल चाइल्ड होम स्कीम। होम स्कीम क्या है? इस योजना के तहत, आंगनवाड़ी के तहत क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को फूड ग्रेन, मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को या चाइल्ड फीडिंग वुमेन को, यानी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाओं को, और बच्चों को उनके हेल्थ के लिए फूड ग्रेन उपलब्ध कराना और बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराना। किशोरी योजना, जो किशोरी बच्चियां हैं, किशोरी बच्चियां मतलब क्या, जो 10 साल से 15 साल 16 साल के आसपास या 18 साल के आसपास की बच्चियां हैं, उनको शिक्षित करना और उनको पोषण देना, ये किशोरी योजना का है। बाल संरक्षण योजना का क्या है? बच्चों का शोषण से बचाना, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, शोषण से बचाना, ठीक है, और उनका देखभाल करना,
उन्हें कानूनी सहायता देना, इस तरह की चीजें बाल संरक्षण सेवा से शुरू होती है। और शिशु गृह योजना कहती है वर्किंग वुमेन के लिए उनके बच्चों के लिए गुड प्लेस, यानी एक अच्छे, एक होता ना प्ले वे या डे केयर ऐसे कह लो, हो सकता कुछ लोग डे केयर ना जानते हो। देखो यार, मैं बता रहा था ICDS, इंफॉर्मेशन का हौच पौच नहीं करना है। मैंने कहा देखिए थोड़ा सा रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको समराइज करूंगा तो आप समझ पाओगे कि क्या बात कह रहा हूं। मैं बात ये कह रहा हूं कि हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ा था और बात हम PDS की कर रहे थे। PDS की हिस्ट्री की बात कर रहे थे और PDS क्या है उसकी हम बात कर रहे थे। PDS की हिस्ट्री में जब हम पहुंचते पहुंचते फूड सिक्योरिटी एक्ट तक आए हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तक आए हैं, तो जब हम इसको एलोबरेट कर रहे थे तो हमने कहा देखो भाई, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 3 बातें अपने आप में सम्मिलित हैं, और यानी 3 योजनाओं को मिक्स करके एक तरीके से कहो उसके क्रक्स को निकाल करके NFSA बना। और इसी के तहत मैंने कहा कि भाई एक इसका बहुत क्रक्स क्या है, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसको कहते हैं समेकित बाल विकास सेवा। मैंने कहा आप समेकित बाल विकास सेवा हो गया, एक है मिड डे मील और दूसरा क्या है PDS। ये 3 बातों को मिला करके NFSA शुरू किया गया। तो जब समेकित बाल विकास सेवा कह रहे थे, इंटीग्रेटेड मतलब कई चीजें मिली हुई होंगी, और जब मैं ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज बता रहा था तो मैंने कहा इसमें भी 4 तत्व तो शामिल हैं, 4 बातें शामिल हैं। उसमें क्या है, एक आंगनवाड़ी है, दूसरा किशोरी योजना है, तीसरा बाल संरक्षण सेवा है और चौथा राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है। अब इसमें क्या होता है, सबके अलग अलग सेगमेंट है और इनको मिला के ICDS होता है। तो ICDS में क्या है, आंगनवाड़ी में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं 0 से यानी जो पैदा हुए हैं और 6 साल तक के हैं, उनको फूड ग्रेन की व्यवस्था करना, उनको टीके लगवाना, उनके हेल्थ के बारे में कंसर्न होना, इस सब की जिम्मेदारी किसकी है, आंगनवाड़ी की है। इसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है या मिल्क फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, जो महिलाएं हैं बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके हेल्थ को लेकर के भी एक आंगनवाड़ी काम करती है। दूसरा किशोरी योजना है, किशोरियों को शिक्षित करना, पोषण देना, उन्हें सिक्योरिटी देना, कैसे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी देना, उनके अंदर अवेयरनेस देना, ये काम किशोरी योजना का है। फिर बाल संरक्षण सेवा है। बाल संरक्षण सेवा का मतलब कि ऐसे बच्चे जो क्या है कि कानून का उल्लंघन करके हुए जुवेनाइल कोर्ट चले गए हैं या जुवेनाइल में मतलब वो अपराध कर चुके हैं, उनको रिसेटल करना, फिर उनको देखभाल करना, बच्चों का शोषण ना हो जाए, बाल शोषण, यौन शोषण, इन सब चीजों को लिए देखभाल करना गवर्नमेंट का इसके साथ क्या है। और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो वर्किंग वुमेन हैं उनका बच्चा कहाँ रहेगा, तो इसमें ICDS के तहत कहा गया कि ऐसे डे केयर्स बनाए जाएंगे। डे केयर समझ रहे हो, डे केयर का मतलब देखिए मेट्रो सिटीज में क्या है, जहां हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों वर्किंग प्लेस पे अपने बच्चे को ले नहीं जा सकते, बच्चा भी बहुत छोटा है, तो क्या है कि कुछ दिन तक तो मदर जब बिल्कुल वो छोटा होता है तो उसको छुट्टी मिल जाती है या वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 1 साल 2 साल का हो सकता है, तो भी उसे अपने ऑफिस तो वो लेके नहीं जा सकती, दोनों को ऑफिस जाना है, सरवाइव करना है। ऐसे में क्या करती है मदर, वहां पे डे केयर होता है जहां पे बच्चे
सुबह जब ऑफिस जाते समय मदर वहां उसको छोड़ देती हैं या माता पिता दोनों छोड़ देते हैं, फिर पूरे दिन वो वहां पे कुछ न कुछ एक्टिविटीज करता है, सीखता है, और लौटते समय माँ बाप फिर उस बच्चे को, क्योंकि उस समय स्कूल में एडमिशन उसका नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं स्कूल में जो LKG UKG उसके नीचे भी प्रेप जिसको कहते हैं, या उसे प्ले वे स्कूल भी कहते हैं, वो ओपन किया गया है जहां से चीजें हो पाए। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा सोचा ICDS के तहत नेशनल चाइल्ड होम स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना शुरू करना। ठीक है। अब इसमें एक और स्कीम है मिड डे मील। अगर मिड डे मील की बात करें तो आपको पता है ये कब शुरू हुआ। मिड डे मील, यहां मैं थोड़ा भी बस बेसिक्स बताऊंगा, और एक क्लास आपकी योजनाओं पे ही हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनमें जितना हो सकेगा मैं बता दूंगा, और फिर उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में आपको मार्कआउट करा दूंगा जिस पे आपको काम करना है। ठीक है। फिलहाल अभी मिड डे मील को यहाँ पे आया है चर्चा, तो समझ लें कब शुरू हुआ। व्हेन 15 अगस्त 1995। ठीक है। 15 अगस्त 1995 को ये क्या किया गया, शुरू किया गया। और दो बातें थी इसको शुरू करने में। क्या, एक तो प्राइमरी एजुकेशन को कंट्री में इंप्रूव करना, ये तीर बता रहा क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, ऐसे समझ लो नामांकन को बढ़ाना। तीसरा, ड्रॉप आउट को क्या करना, कम करना। ड्रॉप आउट मतलब समझ रहे हैं ना, स्कूल से निकल जाना। निकल जाना कैसे निकल जाना, नाम काट के, यानी स्कूल से निकल जाना मतलब क्या, स्कूल छोड़ देना। नाम काटना तो भाई कोई दूसरा काटेगा ना, तो इसको ड्रॉप आउट को कम करना। चौथा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को बढ़ाना। यानी मिड डे मील का उद्देश्य ये था कि ये बच्चा है अगर स्कूल आएगा तो इसकी दो बातें होंगी। पहला, इसका न्यूट्रिशन बढ़ेगा, और दूसरा क्या, जब इसका न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो ये एजुकेशन भी बढ़ेगा। यानी आपसे पूछ ले कब इंटरव्यू में कि मिड डे मील का उद्देश्य क्या है, तो कहो कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी एजुकेशन विथ न्यूट्रिशन, व्हाट इज कॉल्ड मिड डे मील। ठीक है। इसकी शुरुआत की गई। अब क्या है कि इसमें 300 कैलोरी पर डे भोजन और 12 ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन 12 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था की गई। आगे और बहुत डिटेल इसके बारे में है, लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, हिंदी में इसका क्या होगा, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत के पीछे इंटेंशन ये था क्या, कि इसे भोजन भी मिले, लोग खाने के तहत क्या करें, आए। यानी मिड डे मील में क्या होता है ये तो पता है ना आपको। मिड डे मील में स्कूल में ही भोजन की व्यवस्था की जाती है कि बच्चा जो पढ़ने आएगा तो गवर्नमेंट ये दायित्व देती है कि वहां पे उसे भोजन दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बात हो रही थी फूड सिक्योरिटी में। फूड सिक्योरिटी में ये कहा गया कि
फूड सिक्योरिटी एक्ट में कहा गया कि अंत्योदय योजना के तहत, ठीक है, जो लोग राशन पा रहे थे, AAY पता है ना, AAY योजना जारी रहेगी। यानी क्या है, अंत्योदय में, AAY में 35 किलो पर फैमिली, क्या, पर मंथ, ये तो था 35 kg फूड ग्रेन, और रेट वही होगा क्या, 3 रुपए, 2 रुपए और क्या, 1 रुपए। यहां होगा मोटा अनाज, यहां क्या होगा, गेहूं, यहां क्या होगा, चावल। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो विमेन थी फूड सिक्योरिटी बिल में, जो महिलाएं हैं, उनको 6000 महिलाओं को उनकी डिलीवरी, प्रेग्नेंट विमेन जो हैं, प्रेग्नेंट विमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन के डिलीवरी से लेकर 6 मंथ तक 6000 रुपीज और फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं फूड सिक्योरिटी एक्ट को, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताइए और इससे कितना बदलाव आया है इसके बारे में बताइए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे लोग जो शोषित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, ऐसे लोगों को, यानी कुल मिला के जो गरीब हैं, ऐसे लोगों को पहली चीज तो सब्सिडी युक्त फूड ग्रेन उपलब्ध कराना, ये मेन उद्देश्य था फूड सिक्योरिटी एक्ट का। इसमें 1/3 पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश की गई है, जिसमें 75% पॉपुलेशन रूरल इंडिया से और 50% पॉपुलेशन अर्बन इंडिया से कवर करने की कोशिश की गई। अब अर्बन इंडिया क्यों? क्योंकि गरीब लोग शहरों में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लम्स या उसके आसपास के इलाकों में। अब इसमें मैंने कहा कि 3 योजनाओं को ये कवर करता है ऑलरेडी। वो योजनाएं कौन कौन सी हैं? मैंने कहा ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और मैंने कहा मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को भी ये कवर करता है। और मैंने कहा कि PDS के तहत जो चल रही है AAY अंत्योदय अन्न योजना, उसको ये जारी रखेगी, और उसके बाद भी PDS के तहत काम करने वाले जो भी लाभार्थी हैं, या उसमें आने वाले, काम करने वाले नहीं, आने वाले जो भी लाभार्थी हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उनको पर पर्सन पर मंथ 5 kg फूड ग्रेन क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। और जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, तो उनकी डिलीवरी से लेकर के 6 मंथ तक उन्हें फ्री फूड ग्रेन खाद्यान्न दिया जाएगा, और उन्हें 6000 रुपए की 3 किस्तों में आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि अपने बच्चे की वो बेहतर ढंग से देख रेख कर सके। ठीक है, और इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने पे भी पैसे देने की व्यवस्था की गई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने पे भी पैसा दिया जाता है।
और अगर सरकार जो कमिट की है, सरकार फूड ग्रेन देने में असमर्थ होती है, तो कहती है सरकार कि भाई हम ये क्या करेंगे, आपको किसी दूसरे तरीके से यानी कैश रूप में कंपनसेट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुनौतियों की, यानी पीडीएस व्यवस्था की चुनौतियों की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस वितरण प्रणाली में देखिए ये है गवर्नमेंट, सरकार, जीओवी सरकार है ये। सरकार जिले स्तर पर अधिकारी, फिर ये ठेकेदार या कोटेदार या डिस्ट्रीब्यूटर, एक ये होते हैं, और यहां पे क्या है, लाभार्थी यानी बेनिफिशरीज, यानी यहां पे है ये लाभार्थी। अब देखिए प्रॉब्लम कहां आती है, चुनौतियां कहां आती हैं। ठीक है, सरकार कहती है फूड ग्रेन बांटो, जिले स्तर पे वो फूड ग्रेन आ जाता अधिकारी। जिले स्तर का अधिकारी अपने मॉनिटर में, जैसे जिले स्तर में यूपी में क्या होता है, डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। ठीक है, मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसके नीचे आरओ, एआरओ या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर। ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो इन चीजों को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जो इन चीजों को देखभाल करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, ये ठेकेदार होता है या कोटेदार होता है, और ये लाभार्थी होते हैं। देखिए दो तीन बातें हैं जो चुनौतियां हैं, इसको ये सिस्टम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि एक तो बड़ी बात है अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे, वो क्या है, वो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो लीकेज की है। ठीक है, क्या होना चाहिए, लीकेज होनी चाहिए। तो पहले मैं चुनौतियां लिखता चल रहा हूं, जो लीकेज मतलब भ्रष्टाचार। सरकार ने कहा यहां पे भी लीकेज हो रहा है, यहां पे भी लीकेज हो रहा है, इसके पास मुश्किल से मिल पाता है। और राजीव गांधी ने कहा था कि जब 100 रुपया चलता है, कहां से, केंद्र से, तो ग्रामीण स्तर तक आते आते वो 10 रुपया रह जाता है, 90 रुपया बीच में अधिकारी खा लेते हैं। इसे लीकेज कहते हैं, इसे करप्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला प्रॉब्लम जो है, समस्याएं मैं लिखता चल रहा हूं। एक तो पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही की क्या कमी, यानी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, यानी चीजें कहां कहां जा रही हैं और कौन अधिकारी किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसी कारण पीडीएस व्यवस्था थोड़ी फेल्योर हो रही है। ठीक है, दूसरा
लो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, लो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, एंड क्वांटिटी यानी मात्रा और गुणवत्ता, मात्रा और गुणवत्ता का कम होना। गुणवत्ता का कम क्यों होता है? मैंने फिर वही बताया, लीकेज है। ऑफिसर्स क्या होते हैं कि इसमें पैसे बचाते हैं। जो अनाज खरीदा जाता है सबसे खराब अनाज को बहुत हाई दाम पे खरीदा जाता है, फिर उसको उन्हीं को बांटा जाता है, क्योंकि अधिकारियों को ये लगता है कि हमें तो खाना नहीं है, इसलिए जो उसका उच्च दाम लगा करके खराब माल दिया जाता है, फिर उसके बीच में उनका अधिकारियों का अपना कमीशन सेट होता है, इसलिए वो चीजें हैं। और जो मात्रा है वो भी क्या होती है, उतनी अवेलेबल नहीं दी जाती है, उस प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और तीसरा बात क्या है, एक तो प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड adulteration, in food grain, यानी कालाबाजारी, क्या कालाबाजारी और मिलावट की समस्या, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ी चुनौती क्या है कि कालाबाजारी किसे कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है इलीगल मीन्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज है, मार्केट हमेशा सप्लाई और चेन पे काम करता है, यानी सप्लाई और डिमांड पे। जैसे मान लीजिए कि प्याज है, प्याज आ रहा है, प्याज बिक रहा है, प्याज आ रहा है, प्याज बिक रहा है, प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा है या 30 रुपए किलो जो भी हो। अब 20-30 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन किसी व्यापारी को ये लग जाए क्या कि यार प्याज की सप्लाई अब पीछे से कम होगी, ठीक है, और प्याज सब्जी मंडी में रोज चाहिए, और अधिकारी को ये लग जाएगा, कुछ व्यापारी को ये लग जाएगा कि आप पीछे कुछ दिक्कत होने वाला है, जहां से आ रहा है तेल के दाम बढ़ जाएंगे, स्ट्राइक हो जाएगा, या प्रोडक्शन इस बार उतना नहीं हुआ, वो पता कर लिया, तो वो क्या कहे, जो अभी रेट चल रहा है मार्केट में, उस पूरे बाजार में वो प्याज और खरीद के उसे डंप करने लगे। डंप करने लगे मतलब कि एक जगह इकट्ठा करने लगे, उससे सेल ना करे, यानी सप्लाई और डिमांड का जो चेन है उसको बाधित कर दे। वो एक जगह स्टोर करने लगे, खरीद के स्टोर करने लगे, खरीद के स्टोर करने लगे। अब जैसे पीछे से सप्लाई रुकेगी, मार्केट की जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी। जब मार्केट में डिमांड मांग ज्यादा रहेगी तो मार्केट में लोग मांगना शुरू करेंगे, प्याज लाओ भाई, प्याज लाओ। अब प्याज की सप्लाई रुक गई है, तो भाई जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा उसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबको प्याज चाहिए। अब क्या है कि जो कुछ लोगों के पास बचा है या कम प्याज आ रहा है, जो प्याज 20 रुपए था वो सीधे 100 रुपए हो जाएगा। अब ये जो व्यापारी प्याज रोका था उसे खोलेगा अपना, और 20 में, यानी जब 20 में बिक रहा था तब निश्चित ही इसने 15 में खरीदा होगा, और अब सीधे 15 का खरीद के मौके का फायदा उठा के 100 में बेचेगा। ये बहुत अच्छा क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने का तरीका सही नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसलिए क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पे क्या किया जाता है, जो फूड ग्रेन आता है वो इधर उधर सप्लाई कर दिया जाता है या स्टोर कर दिया जाता है, और यह दिखा दिया जाता है कि भाई बट गया और
वो कहीं और रख दिया जाता है। जब सही समय पे वो चीजें होती हैं तो फिर उसको निकाल के बेचते हैं। दूसरा मिलावट, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो गेहूं आया उसमें टूटा हुआ गेहूं है, चावल है उसमें बहुत टूटा हुआ चावल है, उसको भी उसी के साथ दे दिया और सबको बांट दिया। और जिसे बहुत कम दाम या फ्री पे फूड ग्रेन मिल रहा हो, गरीब हो, वो जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों को नहीं जान रहे हैं, क्या उसके लिए वो कोई बवाल करेंगे या कोई विवाद करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए वो जो मिलावट का पैसा है वो भी लीकेज के रूप में कहीं और चला जाता है। ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है? लाभार्थियों के वास्तविक संख्या का पता ना होना, यानी लैक ऑफ रियल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज। लैक ऑफ रियल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, वास्तविकतों जो लाभार्थी हैं उनके रियल नंबर का पता नहीं होता है। क्योंकि देखिए जितने राशन कार्ड जो होते हैं, जो वोटर आईडी के माध्यम से या जितने वोटर कार्ड होते हैं उस संख्या में तो उस हिसाब से वो चीजें आती हैं। तो रियल में उस गांव में मान लो वोटर कार्ड 3000 लोगों ने बनवाया है और बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो ऐसे चल रहे हैं। ऐसे में क्या हो जाता है कि उनके नाम पे भी उतना राशन आता है और वो किसी दूसरे को बेच दिया करते थे। हालांकि अभी चीजें बहुत ठीक हो गई हैं, लेकिन रियल जो नंबर्स हैं वो पता नहीं चलता था। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, आगे और क्या है? जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक वर्ग है, वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल क्लास एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लास, यानी राजनेताओं का और प्रशासकों का कैसा उदासीन, राजनेताओं का और प्रशासकों का उदासीन रवैया। ठीक है, यानी प्रशासक भी ये नहीं सोचते कि हमारी जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट भी ये नहीं सोचती वेलफेयर है या वेलफेयर करना है, वो बस खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम ये होता है लीकेज होता है, यानी प्रॉब्लम ऑफ लीकेज एंड या और करप्शन। यानी भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था का होना, लीकेज के प्रॉब्लम का होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसके? इस स्कीम के फेल हो जाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि मतलब फेल का मतलब उतना पॉसिबल ना होना। ठीक है, और
अगला है, इसके बारे में आपको अवेयर्ड भी होंगे, और मैं अभी एक स्टेटमेंट भी दिया किसका, राजीव गांधी जी का, कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार एक वो मुद्दा है जो बहुत प्रशासन में जाने वाले लोगों को आकर्षित करता है। ये एक अनकही सच्चाई है। आप किसी सिस्टम में चले जाइए और व्यवस्था की बड़ाई या सरकार की बड़ाई आप तब तक करते हैं जब तक आप व्यवस्था के शिकार नहीं हो जाते। व्यवस्था को जानना समझना हो तो आप इस कोविड के दौर में, ईश्वर ना करे आपको किसी को भी इस तरह की कुव्यवस्था का सामना करना पड़े। आप कभी सुनते होंगे अपने जान पहचान में जिनको इसका शिकार होना पड़ा है कि आज मेडिकल फील्ड में या और भी बहुत सारे फील्ड में व्यवस्था की बहुत बड़ा चैलेंज है, और सिस्टम आपको पीस के रख देगा, समझ जाइए, पिस जाएंगे उसके चक्कर में। तो एक सच्चाई है, ये बात इसलिए आई तो मैं कह दे रहा हूं कि करप्शन एक बहुत बड़ी सोसाइटी की सच्चाई बन चुकी है, जो बहुत सारी योजनाओं को दीमक की तरह खा रही है, सरकार चाहे जिसकी हो। हर चीज व्यवस्था में आ चुका है, हर चीजों को चैनलाइज्ड कर दिया गया है, इसलिए करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और एक और जो चुनौती है वो है स्टोरेज की, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न भंडारण की समस्या। खाद्यान्न भंडारण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, 2 या 3 साल पहले मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि जो हमारे पास स्टोरेज है फूड ग्रेन का, बहुत सारा फूड या फिर अनाज क्या हो रहा है, सड़ रहा है और उसे चूहे कुतर रहे हैं, खा रहे हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखते हुए स्वज्ञान लिया और उसने खुद के संज्ञान में ये बातें केंद्र सरकार को फटकारा कि आप कैसी व्यवस्था कर रहे हो, अगर उस अनाज को जो आपातकाल के लिए रखा गया है सड़ रहा है, बारिश में भीग रहा है, चूहे खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि गरीबों में मुफ्त में बांट दो, सड़ने से बेहतर है। तो स्टोरेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज को काम करने में। ठीक है, आगे इसका सुझाव क्या हो सकता है, सजेशन। तो जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो बताइए सजेशन, फिक्स करिए, यानी अकाउंटेबिलिटी, एंड accountability and transparency should be fixed, यानी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार को जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस दिशा में प्रयास भी चल रहे हैं, जैसे जीपीएस का प्रयोग करके, डिजिटल सिस्टम का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, ठीक है, और
जैसे तमिलनाडु में है, जो फूड ग्रेन चला उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा दें आप, इससे पता चल जाएगा कि वो गाड़ी कहां कहां जा रही है, वो फूड ग्रेन कहां कहां जा रहा है। इससे वो जहां रियल में पहुंचना चाहिए वहां पे उसका पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन शुड बी इम्प्रूव्ड, यानी क्या गुणवत्ता खाद्यान्न की बढ़नी चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, भंडारण, फूड ग्रेन स्टोरेज should be maintained। ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट should be invited in this field of storage। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए कि भाई फूड ग्रेन स्टोरेज को अच्छा बेहतर करना चाहिए और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज्ड या इनवाइटेड। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो निश्चित ही उसकी क्वालिटी इनहेंस होगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, और प्राइवेट सेक्टर कहीं इन्वेस्ट करता है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना होता है, पब्लिक वेलफेयर दूसरे स्टेज पे होता है। तो गवर्नमेंट तो खुद तो है ही है इस मामले में पब्लिक वेलफेयर को इंटेंशन के साथ, अगर प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाएगा निश्चित ही उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसलिए स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए आप सजेशन दीजिए क्या कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर या पीपीपी के मॉडल को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे इसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या होना चाहिए, ईपीडीएस शुड बी स्टार्टेड and computerization of whole पीडीएस सिस्टम, यानी सभी पीडीएस व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। होल पीडीएस सिस्टम शुड बी कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जीपीएस should be used, ठीक है, जीपीएस should be used for the transportation of
फूड ग्रेन फॉर पीडीएस। मैंने वही कहा, जीपीएस तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए परिवहन में किसके, खाद्यान्न के परिवहन में किसका इस्तेमाल होना चाहिए, जीपीएस का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगला क्या होना चाहिए, बायोमेट्रिक राशन कार्ड should be used बायोमेट्रिक राशन कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, बायोमेट्रिक राशन कार्ड क्या होता है बच्चों, बायोमेट्रिक राशन कार्ड होता है जब, आपने देखा होगा बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाना। अब देखो, लोगों को सुधारने के लिए पहले साइंस से हम सीधे अंगूठा लगाने पे आ गए। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, बायोमेट्रिक करने से ये जो इसमें धारियां होती हैं अंगूठे में ना, ये यहां पे आपने देखा होगा थंब प्रिंट जो होता है, और ऊपर वाला देखिए कितना बड़ा कलाकार है। दो व्यक्तियों का भले वो जुड़वा क्यों ना हो, आप स्किन चेंज करवा लीजिए, लेकिन इसमें जो क्या कहते हैं थंब प्रिंट पे जो धारियां होती हैं वो दो व्यक्तियों के समान हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए बायोमेट्रिक राशन कार्ड का मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट अब शुरू कर चुकी है कि जो रियल बेनिफिशियरी है एक ही व्यक्ति को वो चीजें मिल पाएंगी। यानी एक बार आपने अंगूठा लगा दिया तो आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई, यानी आपने राशन ले लिया। ठीक है, अब वो राशन कार्ड इस्तेमाल हो गया। इससे क्या हो गया, लीकेज बचेगा, जो रियल बेनिफिशियरीज है उन्हीं को मिलेगा। और इसके बाद दूसरा अगला क्या होना चाहिए, आधार लिंक। आधार लिंक किसके साथ, राशन कार्ड के साथ। और आधार देखिए बड़ा कमाल की चीज है, एक व्यक्ति का आधार बना हुआ है। आधार में देखिए क्या है, थंब प्रिंट होता है और आयरिश। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं बहुत यूनिक, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए राशन कार्ड के साथ अगर आधार लिंक हो गया, और इससे क्या होगा, हमें रियल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी की वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। लाभार्थी की वास्तविक संख्या का क्या हमें हो गया, पता चल जाएगा। रियल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हमें तुरंत मिल जाएगा, उसको कैसे वर्कआउट करना है। अब देखिए कैसे रियल उसमें कैसे फेक को हटाया जा सकता है, समझिए। आधार कार्ड है, अगर ये आधार कार्ड एक व्यक्ति का एक ही नंबर हो सकता है, ये आपको पता है। अब यही आधार कार्ड आपके डीएल के साथ जुड़ा हुआ है, यही आधार कार्ड आपके हर एक बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, और यही आधार कार्ड आप राशन कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहां आप एएवाई के साथ के हिसाब से लाभ ले रहे हैं। ठीक है, एएवाई के हिसाब से आप लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां एएवाई के हिसाब से अगर आप लाभ ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को अगर चेक करना हुआ तो वो आधार नंबर केवल डालेंगे आप। तो जैसे आधार नंबर डाला तो आधार जहां जहां लिंक है, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी तो भी आधार लिंक है, आपने गन लिया तो भी लाइसेंसी गन तो भी आधार कार्ड लिंक है, आपने ड्राइव डीएल बनवाया, बैंक में खाते खुले, जितने बैंक में खाते खुले उसके साथ लिंक है आपका आधार कार्ड। अब उससे क्या पता चलेगा कि भाई एक व्यक्ति के बैंक में 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं, इसके पास एक 4 व्हीलर भी है, इसके पास एक गन भी है, और ये एएवाई भी है, यानी गरीबों में गरीब का भी लाभ उठा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो मतलब रियल नहीं है, फेक हैं, या वो उस तरीके से योग्यताएं नहीं रख रहे हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा।
और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। यानी बायोमेट्रिक होने से, आधार लिंक होने से, समझ पा रहे हैं आप, ये चीजें होंगी। और अगला सजेशन क्या हो सकता है इसको बेहतर चलाने के लिए? क्या डीबीटी मतलब, पहले हिंदी लिख दूं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। व्यवस्था विकल्प के रूप में शुरू की जा सकती है। अब क्या है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? डीबीटी समझने के लिए आपको क्या है, सब्सिडी समझना चाहिए। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है गवर्नमेंट यानी सरकार, ये है किसान, ठीक है, किसान। और सरकार देखो किसानों को या गरीबों को कई तरीके से सब्सिडी देती है। सरकार और गरीब के बीच रिश्ता है सब्सिडी का। इसका सब्सिडी का, कैसी कैसी सब्सिडी सरकार देती है किसानों को? एक तो देती है क्या, फूड सब्सिडी, जिसको कहते हैं पीडीएस। मैंने बताया आपको, 20 में खरीद के 2 रुपए में देना, फूड सब्सिडी। दूसरा देती है फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर समझते हैं ना, उर्वरक, खाद्य व्यवस्था, उर्वरक सब्सिडी देती है, यानी किसानों को आसान दाम पे खाद मिल सके। और क्या, फ्यूल सब्सिडी, यानी तेल। अभी सरकार ने इसको डीबीटी कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। कैसे, इसको समझिए। जैसे ये किसान है, किसान आपका फेवरेट कौन? हाँ सही बता रहे हैं, बुधई, ठीक है। तो मान लीजिए बुधई है, सरकार चाहती है कि बुधई को क्या करने के लिए, फर्टिलाइजर मिलना चाहिए खेती करने के लिए। तो यूरिया बनाने वाली ये कंपनी है, मान लो कंपनी है किसकी, यूरिया बनाती है या खाद बनाती है, यूरिया की कंपनी है। सरकार कहती है यूरिया बुधई को 500 रुपए बोरा मिलने चाहिए। कितने रुपए में? 500 रुपया एक बोरा। बोरा समझते हो ना, यानी क्विंटल समझ लो या 50 किलो जैसे समझ लो। 500 रुपए एक बोरे में, बोरी में मिलता है, 500 रुपए मिलना चाहिए। यूरिया कंपनी का मालिक कहता कि एक बोरे का दाम मेरा 1500 रुपया है, मेरा सब सही हो जाएगा। फिर कितना इसका दाम? 1500 रुपया। ये इनके अंडर में काम कर रहा, भाई देश में काम करता सबका बॉस कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको 500 रुपए में मिले। ये चाह रहा है मुझे एक बोरे का कितना मिलना चाहिए? 1500 मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इनसे आके कहेगी देखो यार, हम चाहते हैं कि इसे 500 में मिले, इसे 500 रुपए में तुम दो। कितने में दो? इसे 500 रुपए में दो। तो यूरिया कंपनी का मालिक कहेगा सर मैं 1500 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप 500 में देने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कही भाई ठीक है, इसे भी घाटा नहीं होना चाहिए। तो ये कंपनी कहता ठीक, हम इसे सर 500 में दे देंगे, 500 में हम बेच देंगे, 1000 आप हमें दे दीजिए, 1000 आप दे दीजिए, 500 इससे ले लेंगे, 1500 मुझे मिल जाएगा। अब इसे तो मिला 500 में, लेकिन ये 1000 रुपए
सरकार ने इसे दिया, यही कहलाता है क्या? सब्सिडी। ये बात समझ में आ गया? ये क्या कहलाता है? सब्सिडी। गवर्नमेंट ने कहा यार ये गड़बड़ हो रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें, मुझे इसके बदले में 1,000 तो इसको देना है कंपनी मालिक को, ठीक है, तो क्यों ना हम एक काम करें, इसे सीधे सीधे 1,000 रुपया इसी खाते में दे दें, और यही कहलाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये जो लाभ था सीधे यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां इनडायरेक्ट था ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया डीबीटी। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर समझ में आया? यानी यहां पे क्या था? इनडायरेक्ट था, लेकिन इसको सीधे पहुंचा दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी अगर सारा सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है तो सरकार ये भी कर सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके भी इस व्यवस्था को ठीक कर सकती है। मुझे लगता है ये पूरा टॉपिक सही हो गया, क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। कौन सा टॉपिक सही हुआ? पीडीएस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहास बताते हुए इस व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करें और इन्हें दूर करने के सुझाव भी दें। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे? डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ PDS in India, what are the challenges of this system and provide the suggestion to the government regarding these challenges. वर्ड्स। देखिए ये सारी चीजें आ जाएंगी और यहीं पे आपको पूछा जा सकता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, डिस्कस या इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ this act in the realm of food security in India.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कर लेंगे, 2013 क्या है? खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इस कानून की सफलताओं की समीक्षा कीजिए। लिखिएगा आप। ये क्वेश्चन बहुत सारे दिए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो चीजें आप कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको आप समझिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे एक नए टॉपिक का जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण। ये भी टॉपिक था अपना। चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात है, कुछ जैसे आपको कहीं कहीं कुछ चीजें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हैं, जैसे कुछ चीजें आपको लगता है कि इस पे भी चर्चा की जानी चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा हो कि घबराइए नहीं, वो चीजें आगे आएंगी जैसे जैसे वो रेलिवेंट टॉपिक्स आएंगे। जैसे कुछ लोगों ने WPI, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात की, तो ये भी आगे चैप्टर है, उसके बारे में पूछना चाहा तो अभी चैप्टर है आगे, क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में धीरे धीरे चीजें आएंगी, ठीक है। और उसके बाद भी लास्ट में हम एक क्लास इस तरीके से सोचे हैं रखने के लिए जहां पे आपको कंफ्यूजन है या कुछ चीजें लगता है कि यहाँ पे और डिस्कशन होना चाहिए, तो आप लगातार ग्रुप पे भेजते रहें उसको, वो मुझे इन्फॉर्मेशन उससे मिलती रहेगी और फिर मैं उनको क्लासेस में डिस्कस कर लिया करूंगा। इसको बिल्कुल ऐसा ये नहीं सोचना नहीं है कि ये चीजें छूट गई तो फिर ये कैसे मिलेंगे, कैसे बताएंगे। और उसके बाद भी अगर ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पे आपकी कुछ चीजें आप पे छूट जाती हैं, रह जाती हैं, तो ऑफलाइन क्लास के लिए आप सादर आमंत्रित हैं और वहां हम 1-to-1 डिस्कशन करके चीजें और डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अब बहुत समय नहीं है कि बहुत ही जल्द जैसे चीजें और थोड़ी नॉर्मल होंगी, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, फिर हम फेस टू फेस बैठ के बात भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसको घबराना नहीं इस चीज को लेकर के, ठीक है। और अभी जो एग्जाम हुआ है थोड़े दिन पहले BEO का, उसमें भी जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं 1-2 दिन के क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके भी ऑप्शन उत्तर आपको मिल जाएंगे और उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। और जब आप इस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी हो जा रहे हैं आसानी से, तो उन पे भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो घबराना नहीं है, आपके जो डाउट्स हैं, चीजें हैं, वो आप रखिए, पूछिए, और एक ओपन फोरम के तहत उस पर बात किया जाएगा और आपके साथ डिस्कशन होगा। थोड़ा सा ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, इसलिए हो सकता हो 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको मिले देखने को, लेकिन आप धैर्य रखें, और धैर्य बहुत जरूरी चीज है, समझ रहे हैं। मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर होता है, पता है क्या? पेशेंस, धैर्य। मनुष्य के पास क्या होता है? धैर्य होता है, और जानवरों में इसकी कमी होती है। तो इसलिए जिसके पास धैर्य की कमी है, समझ रहे हैं ना आप, अपनी कैटेगरी कर लीजिएगा फिर। इसलिए पेशेंस रखना है, ठीक है। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस पर फिर उसको उसी तरीके से एलोबरेट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उसको कैसे टैकल करेंगे। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य, क्या लिखा है? प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण।
ठीक है। इस पे भी हम कैसे चलेंगे, खाद्य प्रसंस्करण को कैसे समझेंगे, इस टॉपिक को मैंने कहा अगर हम क्या क्या जान लें इस टॉपिक को, एक चीज टॉपिक लिखा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण, वो क्या क्या आयाम है, वो क्या क्या चीजें अगर हम टच कर लें जिससे कोई क्वेश्चन पूछ ले उससे बाहर ना जाए, है ना। अगर हम ये जान लें ये टॉपिक में कौन कौन सी चीजें कवर कर लें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन मोर और लेस सीधे आता है, ठीक है। तो पैरामीटर वही है 5W1H वाला। यानी मैं बताऊं इस टॉपिक को कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको मैं यहां थोड़ा सा एक खाका खींच देता हूं। क्या रहेगा वो खाका? खाका ये रहेगा कि हम पहले जानेंगे क्या है खाद्य प्रसंस्करण, या किसे कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। या यूं कहो परिभाषा, डिफिनेशन खाद्य प्रसंस्करण की, यानी खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये अगर हम जान लें पहली बात, तो पहले तो यही जानेंगे क्या एक्चुअली होता है खाद्य प्रसंस्करण, ये जान लेंगे, ठीक है। फिर हम जानेंगे फूड प्रोसेसिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के उद्देश्य क्या क्या है ये हम जानेंगे। उसके बाद से हम जानेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण का भारत में इतिहास क्या रहा है, भारत में फूड प्रोसेसिंग का इतिहास, हिस्ट्री जान लें कि भाई देखो आपकी दादी नानी जो भी है पहले टाइम पे अचार बनाती थी, हालांकि अभी भी अचार बनता है, आम को वैसे ही रख दो, ठीक है, सड़ जाएगा, लेकिन उसे तेल, मिर्च, मसाला और बहुत सारी चीजें जो उसके तरीके होते हैं उसको मिला करके बना दो और 1-2 सालों तक वो अचार सड़ता नहीं है, चलता नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ फूड प्रोसेसिंग था, जिससे आगे बढ़ के हम आगे आए हैं। तो मैं थोड़ा इसमें बात करूंगा हिस्ट्री में कि भारत में ट्रेडिशनल वे ऑफ फूड प्रोसेसिंग से कैसे आगे बढ़ा जाता है। फिर हम यहां बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, सेक्टर्स, क्षेत्र या एरियाज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एरियाज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी किन किन क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे भारत में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं, यानी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, ठीक है। और फिर हम देखेंगे क्या कि गवर्नमेंट के एफर्ट, सरकारी प्रयास क्या क्या है, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, फूड प्रोसेसिंग के सरकारी प्रयास क्या क्या हैं ये हम जानेंगे। सरकार क्या क्या कर रही है फूड प्रोसेसिंग को लेके, क्या सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में भारत में क्या क्या संभावनाएं, प्रयास क्या कर रही है। और इसमें हम 2 बात देखेंगे, क्या
केंद्र सरकार के प्रयास और हम यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट्स। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रयास और यूपी गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स को हम भी जानेंगे इसमें। और फिर हम बात करेंगे क्या कि समस्याएं क्या हैं। समस्याएं, चैलेंजेस क्या हैं, किसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के, यानी फूड प्रोसेसिंग के क्या चैलेंजेज हैं, समस्याएं क्या हैं, और फिर हम समझेंगे सुझाव, यानी सुझाव क्या होना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी। अब बताइए, अगर इतने टॉपिक्स पे, इतने पॉइंट पे फूड प्रोसेसिंग को हम समझ लें तो मुझे लगता है कि ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से मेंशन है इंडिया में, आपके सिलेबस में। क्लियर हुआ? यानी मैंने कहा क्या है, या इसकी परिभाषा क्या है फूड प्रोसेसिंग का, फूड प्रोसेसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फूड प्रोसेसिंग का इंडिया में हिस्ट्री क्या है, इसके एरियाज क्या है, कहां कहां फूड प्रोसेसिंग किया जाता है, और इंडिया में इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, उन पॉसिबिलिटीज पे गवर्नमेंट्स एफर्ट्स क्या कर रही है, एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इन इंडिया, एंड देन what should be done and what kind of suggestion you should give to the government to promote this industry. क्लियर हुई बात? तो क्या इस टॉपिक को सुने, आगे बढ़ाएं, क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है खाद्य प्रसंस्करण? अगर एफपी में लिख दूं तो समझ में आएगा, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। बहुत आसान है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा बताऊंगा परिभाषा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। कैसे? एक टर्म है खाद्य, है ना? खाद्य मतलब खाने योग्य, है ना? खाने योग्य, खाने योग्य। कैसे? प्रसंस्करण मतलब बनाना, किसी चीज को खाने योग्य बनाना। ठीक है, अब दो बातें हैं इसमें, फूड प्रोसेसिंग के में तीन चीज बनेंगे। ठीक है, क्या? एक कच्चा माल है या कच्चा पदार्थ, माल शब्द थोड़ा सा कच्चा पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ, कच्चा पदार्थ, ठीक है, या कच्चे माल को या कच्चे पदार्थ को, ठीक है, क्या करना? खाने योग्य अंतिम पदार्थ के रूप में बनाना। और उसमें क्या इस्तेमाल करना? तकनीकी का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का। अभी उदाहरण दूंगा तो और क्लियर होगा, घबराना नहीं है। तकनीक का इस्तेमाल करना कि अंतिम पदार्थ जो खाने योग्य बने और क्या हो, उसकी जीवन अवधि बढ़ जाए। और यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेसिंग। एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। प्रक्रिया के द्वारा खाद्य, खाने योग्य बनाना
किसी ऐसे कच्चे पदार्थ को कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करते अंतिम पदार्थ के रूप में बनाना, वो भी खाने योग्य हो लेकिन उसकी लाइफ बढ़ जाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। जब किसी तकनीक का, जैसे फलों से जैम, किसान जैम खाया आपने, जेली बनाना, ये भी खाने योग्य है, ये भी खाने योग्य है, कच्चा पदार्थ है। ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया जैम, कैसे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जेली, और ये क्या हो गया? इसकी जीवन बढ़ जाती है। फल को ऐसे रख दो तो सड़ जाएगा, लेकिन फल का जैम और जेली बनाने ना, यानी व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग eatable raw materials into final product with the help of what? Certain technologies, and it increases the life of that particular product. This process is known as food processing. ठीक है, कई उदाहरण आप दे सकते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। What is food processing? Food processing is a process, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या किया जाता है? खाने योग्य, जो खाने लायक कच्चा पदार्थ हो, कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करके, प्रोसेस हुआ ना, तकनीकी का इस्तेमाल करके उसे क्या करना? एक नए अंतिम उत्पाद के रूप में बनाना। दिमाग में जैम और जेली रखो, किसी फल के गूदे से जैम और जेली बनाना। फल का गूदा या फल खाने लायक योग्य चीज है, लेकिन कच्चा माल है, लेकिन सर्टेन तकनीक का इस्तेमाल करके फिर क्या करना? एक अंतिम प्रोडक्ट, यानी अंतिम प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो नया होता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल से मिलके कन्वर्ट हुआ होता है, बना होता है। यानी अंतिम प्रोडक्ट क्या है? जैम या जेली है। और यह प्रक्रिया करना ही क्या होता है? जैम और जेली भी खाने योग्य है। यह प्रक्रिया करना कहलाता है क्या? फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। क्लियर हुआ? यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण का परिभाषा रटना नहीं है, केवल एक बात रखना है, कच्चा माल है कोई जो खाने योग्य है, कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करना है और उसे किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, किसी ऐसे प्रोडक्ट में बनाना है जो क्या हो जाए? वो ईटेबल ही हो, और दूसरी चीज क्या है? उसकी लाइफ बढ़ जाए। यानी फूड प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या किया जाता है? तो ये इसका आप लिख पाएंगे, इसका क्या परिभाषा? एक तकनीकी है, एक प्रक्रिया है, एक, जैसे मैं आपको बताऊं, फल से क्या बना? जैम या जेली। टमाटर से क्या बनता है? सॉस। सॉस नहीं देखा है? सॉस, केचप, ठीक है। जैसे मिल्क से क्या बनाना? मिल्क पाउडर। देखा मिल्क पाउडर? मुझे लगता है जब आप पढ़ रहे होंगे, छोटे होंगे, तो आई डोंट नो आपने किया कि नहीं, कि हम जब छोटे थे तो वो मिलता था पाउडर में, और वो हाथ पे रख के, सो बड़ा मीठा लगता था और अच्छा लगता था मिल्क पाउडर। अगर आप कभी मौका ले खा के देखिएगा। तो मिल्क पाउडर क्या है? मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना ही क्या है? एक फूड प्रोसेसिंग का तरीका है, और वो उसकी लाइफ को क्या है? लॉन्ग कर देता है। और भी बहुत सारे, दूध से पनीर बनाना, ठीक है। और एक और चीज जान लीजिए, फूड प्रोसेसिंग is related to what? Conservation and packaging of food grains या फूड प्रोडक्ट्स।
यानी दो बातें हैं, खाद्य प्रसंस्करण को केवल एक चीज में कन्वर्ट करने से नहीं जानेंगे, इसके संरक्षण और क्या, इसकी पैकेजिंग, पैकेजिंग की हिंदी पैकेजिंग है, लिखिए। खाद्य पदार्थों के या खाद्य उत्पादों के, खाद्य उत्पादों के क्या संरक्षण और पैकेजिंग को भी क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे पैक्ड मिनरल वाटर, आता है ना, या पैक्ड मीट, etc। यानी खाद्य पदार्थों, अब फिर से एक बार दोहराऊं फिर आगे बढ़ता हूं। फूड प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत खाने योग्य कच्चे पदार्थ को तकनीकी की सहायता से खाने योग्य अंतिम पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा करने से उसकी जीवन काल, उसका टेस्ट और सारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और किसी प्रोडक्ट का, फूड प्रोडक्ट का कंजर्वेशन करना यानी उसका संरक्षण करना या उसको क्या करना, पैकेजिंग उसकी करना भी क्या कहलाता है, फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। अब सीधे ऑब्जेक्टिव इसके जानते हैं। उद्देश्य, किसके, फूड प्रोसेसिंग के। फूड प्रोसेसिंग के उद्देश्य क्या हो सकते, उद्देश्य यही, खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढ़ाना, यानी टू इंप्रूव या इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट, लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या उद्देश्य हो सकता है, गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारना, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, improve क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन। और क्या हो सकता है, संरक्षण करना, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना, टू प्रिजर्व, टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन, खाद्य पदार्थों का क्या करना, संरक्षण करना। और क्या उद्देश्य हो सकता है, देश में पोषाहार की स्थिति, पोषाहार की स्थिति मजबूत करना, टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द कंट्री, ठीक है। यानी न्यूट्रिशन की स्थिति को क्या करना, मजबूत करना। और अगला, टू प्रोवाइड
फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा देना। किसको? नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। देश के नागरिकों को क्या करना? खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। और क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी नए रोजगार के अवसर का सृजन करना। नए रोजगार के अवसर का क्या करना? सृजन करना। और बेरोजगारी को कम करना। बेरोजगारी को कम करना। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी को क्या करना? कम करना। नए रोजगार का सृजन करना। खाद्य सुरक्षा देना। पोषाहार की स्थिति को इंप्रूव करना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं किसके? फूड प्रोसेसिंग के, खाद्य प्रसंस्करण के। ठीक है। अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण के मामले में, ठीक है, भारत सरकार की क्या स्थिति रही है, क्या हिस्ट्री रही है, इस चीज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और देखिए, दो बातें हैं खाद्य प्रसंस्करण के मामले में। एक बात तो बड़ी क्लियर है, वो ये है कि खाद्य प्रसंस्करण प्राचीन काल से ही भारत में चला आ रहा है। ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फूड प्रोसेसिंग था, जैसे खाद्यान्न का, या फिर अभी एक मैंने उदाहरण दिया आपको, अचार बनाना, सिरका, उसको इस तरीके से सड़ाना और उसके बाद से उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का डालना और उसको आगे लेके चलना। मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी जारी था। लोग उससे क्या कहते हैं, फल को बहुत दिनों तक रखते थे। तो बहुत सारे जो क्या कहते हैं इसको, ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग की चीजें थी, उसके हिसाब से ये चीजें चल रही थी। लेकिन भारत में इसको बहुत अच्छे से इसकी संभावनाएं तब बनी जब इसको उद्योग का रूप मिला। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो अभी आपके काम की चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण का विकास। ठीक है। देखिए, पिछले 25 से 30 वर्षों में, फ्रॉम द लास्ट 25 to 30 years, food processing has become as a industry in India। ठीक है। और राइट नाउ पिछले 25 से 30 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण एक
उद्योग के रूप में विकसित हुआ। ट्रेडिशनल तरीके पे उसको इंडस्ट्री का रूप तो नहीं दिया था, ट्रेडिशनल तरीके से मोर और लेस फूड प्रोसेसिंग चल रहा था। जैसे दूध से दही बनाते थे लोग, पनीर बनाते थे लोग, ठीक है, या फिर अचार बनाते थे लोग, ये चीजें चल रही थी। लेकिन यार इसे इंडस्ट्री का रूप लिया लास्ट 25 to 30 ईयर्स में, ठीक है। और राइट नाउ वर्तमान समय में भारत खाद्य प्रसंस्करण के मामले में, उपभोग यानी कंजम्पशन और निर्यात यानी एक्सपोर्ट के मामले में वर्ल्ड में 5वां रैंक रखता है। इट इज द 5th रैंक in the consumption of food products, food processing products and export of food processing products, ठीक है। कैसा रैंक है? 5वां। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 5th रैंक है, ठीक है। अगला फूड प्रोसेसिंग फील्ड में पॉसिबिलिटीज को देखते हुए while watching the possibilities in food processing industry, government has established an individual ministry which is called Food Processing Ministry. इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ये कब बना? 1988। यानी ट्रेडिशनली तो सारी चीजें चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि एक अलग से मंत्रालय बनाया, एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाई। किस चीज को देखते हुए? इस फील्ड में पॉसिबिलिटीज को देखते हुए, इसको एज ए इंडस्ट्री के रूप में ग्रो करते हुए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी, ठीक है। और इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने बनाया। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे 1990 में क्या हुआ? 1990 के बाद, आफ्टर 1990 के बाद, इन 1991 में एक आया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति आई। और इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया? भारत के सामने दरवाजे खोल दिए। भारत ने दरवाजे, किसके दरवाजे? अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए। और क्या हुआ? इसका परिणाम क्या आया? इंडिया में दरवाजे खोल दिए,
इसका परिणाम क्या आया? भारत में एफडीआई आना शुरू, एफडीआई आना शुरू। दूसरी चीज क्या? भारत में अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण की तेजी से शुरुआत, यानी मॉल कल्चर, मॉल कल्चर की शुरुआत, यानी लाइफ स्टाइल में भयंकर परिवर्तन। और फूड हैबिट में भी परिवर्तन, यानी चेंजिंग, यानी खाने की आदत, खाने की आदत में भी लोगों के क्या आया? परिवर्तन आया, भयंकर चेंज आया, खाने की आदत में परिवर्तन आया, फूड हैबिट में भी क्या आया? इनका परिवर्तन आया। ठीक है, जब फूड हैबिट में परिवर्तन आया तो इससे क्या हुआ? अब लोग क्या प्रेफरेंस देने लगे, प्राथमिकता दिया जाने लगा, प्राथमिकता दिया जाने लगा पैक्ड फूड को। ठीक है, और जिससे फूड प्रोसेसिंग फील्ड की तीव्र मांग, तीव्र मांग मतलब तीव्र मांग शुरू हो गई। ठीक है, और अब इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुकूल हो गया। और इसका परिणाम क्या आया? रिजल्ट वर्तमान में नाउ इंडिया रैंक what? 5th इन, अभी बताया मैंने, कंजम्पशन यानी उपभोग, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में। ये थोड़ी सी हिस्ट्री हुई किसके निर्यात में? फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग में ये स्थिति आ गई किसकी? इंडिया की। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग में, अब देखिए एरियाज कहां है जहां सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला पॉइंट, क्षेत्र या एरियाज ऑफ फूड प्रोसेसिंग। वो एरियाज कहां हैं? पहला फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न, दूसरा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां, तीसरा मिल्क यानी दूध, चौथा मांस यानी मीट,
मांस और 5वां पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक या ड्रिंक, कहीं कहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स। These are the areas where पेय पदार्थों को, ठीक है, जहां पे फूड प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। और इनमें से विद इन दैट ये जो एरिया है मिल्क, मैक्सिमम प्रोसेसिंग किया जाता है किसमें? मिल्क में। सर्वाधिक प्रसंस्करण किस क्षेत्र का होता है? प्रश्न पूछ सकता है आपसे, दूध का, ठीक है। भारत में कुल मिल्क प्रोडक्शन का कुल दूध उत्पादन का कितना? 30%। कुल दूध उत्पादन का 30% क्या किया जाता है? प्रोसेस्ड किया जाता है या प्रसंस्कृत किया जाता है। कुल दूध उत्पादन का कितना? ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहे हैं और कहा जा सकता है, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया CII है, एक संस्था है, ठीक है, जिसका मानना है कि अगले 10 वर्षों में, नेक्स्ट एक संस्था है ये, 10 इयर्स में भारत में, यह औद्योगिक संस्था है जो रिसर्च करता है, ठीक है, इंडस्ट्री पे, अगले 10 इयर्स में भारत में, ठीक है, 30 मिलियन $30 का, 30 मिलियन डॉलर का FDI आएगा। किसमें? ये रिपोर्ट आई थी 2018 में। किस क्षेत्र में FDI आएगा? फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, जिससे इस क्षेत्र में 10% की ग्रोथ होगी। जिसके इस क्षेत्र में 10% की क्या होगी? ग्रोथ होगी। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको आप फैक्ट के रूप में कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं? वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की क्या 2 चीजें रह गई, एक तो पॉसिबिलिटीज इंडिया में, और दूसरा गवर्नमेंट एफर्ट, और तीसरा चैलेंजेज। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।